पहुंचे हैं प्रमुख शिक्षाविद पंडित राजबली मिश्रा के आवास पर। हम बात करेंगे पंडित राजबली मिश्रा से क्षेत्र में शिक्षा उन्नयन के साथ साथ मौजूदा समय के जो राजनीतिक हालात हैं उन परिस्थितियों पर बात करेंगे। साथ ही हमारी बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंडित राजबली मिश्रा से पहली बार आमने सामने रूबरू होने और मुलाकात की। तो आइए हम बात करते हैं पंडित राजबली मिश्रा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार मिले, हो सकता है आपसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी जीवन में पहली बार मुलाकात हो, तो आपको कैसी फीलिंग होगी। आज इन्हीं मसलों पे, इन्हीं अनुभवों को शेयर करेंगे, जानेंगे हम। स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे एक ऐसे शिक्षाविद को जिसने जंगल में मंगल कर दिया। वैसे भी देखा जाए काशी प्रयाग और विंध्य की संगम स्थली के रूप में विख्यात भदोही जिले में हम मौजूद हैं और भदोही जिले के प्रमुख शिक्षाविद राजबली मिश्रा जी हमारे साथ हैं। राजबली मिश्रा जी प्रमुख शिक्षाविद हैं भदोही जनपद के। मैंने जंगल में मंगल की बात इसलिए कही कि काशी प्रयाग और विंध्य की संगम स्थली है भदोही। जगत जननी जानकी की समाहित स्थल इसी भदोही जिले के सीतामढ़ी में है। यह क्षेत्र सघन वन, कंचन वन और तमाम वनों के रूप में विख्यात रहा है, सुंदर वन के रूप में विख्यात रहा है, जो इसका इतिहास रहा है, अतीत रहा है। और जंगल में शिक्षा जगत के रूप में मंगल करने वाले प्रमुख शिक्षाविद राजबली मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। और हम जानेंगे पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भदोही जनपद पहुंचे थे और भदोही जनपद के ऊंच में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। और उस जनसभा के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमुख शिक्षाविद राजबली मिश्रा जी की मुलाकात हुई थी। तो आज हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी का जब आगमन यहाँ हुआ तो आप उनके समक्ष थे, स्वागत में थे। और जब प्रधानमंत्री जी से आपकी पहली मुलाकात हुई तो क्या ऐसी भावनाएं थी जो उमड़ रही थी, हम शब्दों में जानना चाह रहे हैं। वो भावनाएं क्या? हमारी ड्यूटी थी स्वागत मंच के लिए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो मंच पर जाने के पहले हमारी ड्यूटी थी उनका स्वागत करना। और पहले हमने उनको अपना परिचय दिया। हालांकि समय नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कुछ और उनके विषय में बात करने के लिए, लेकिन अवसर हमको उतना मिला नहीं। उस दौर के वाराणसी जिले की बात कर रहा हूँ। आज भदोही जनपद है, आपकी शिक्षा हुई, शिक्षा के बाद आप विदेश गए। विदेश से क्यों आए, ये हम जानना चाहेंगे कि विदेश में एक अच्छी खासी आप सेवा में थे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भाग्यशाली था कि हमको यहाँ से निकल करके इंटरमीडिएट विभूत नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर करने के बाद हमको चांस मिल गया BHU में पढ़ने का। और BHU में हमने मेहनत किया, वहाँ पर जो हमने विश्वविद्यालय टॉप किया और 2 गोल्ड मेडल हमको मिला। उसके बाद हमको ऑफर किया गया कि आप BHU में प्रवक्ता बन सकते हैं। इसके बावजूद हमने डिसाइड किया कि हम कलकत्ता जाएंगे, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उस समय रिजल्ट हुआ करता था 2% रिजल्ट हुआ करता था, यानी 1 लाख लोग अगर परीक्षा देने बैठेंगे सिर्फ 2000 पास होते थे, 98,000 फेल हो जाते थे। उसमें हम उत्तीर्ण हुए और ऑल ओवर इंडिया हमारा 28वां रैंक मिला। तो हमारी जो रिजल्ट थे हमारे हाई स्कूल, इंटर और CA इत्यादि, उसके आधार पर हमको विदेश में जॉब मिल गया। विदेश हम गए और जिस तरह से एक तरह से वनवास हुआ, 12 साल तक हमको विदेश में रहना पड़ा। फिर हमने रियलाइज किया कि अब हमको अपना समय अपने परिवार, माता पिता को और क्षेत्र को देना चाहिए। तो माता पिता की सेवा के लिए और क्षेत्र की सेवा के लिए हमने यहाँ से छोड़ने का विचार किया। इस क्षेत्र में प्रथम रामदेव PG कॉलेज के रूप में कॉलेज की आपने स्थापना की और आज की तारीख में पूरे जनपद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति हुई है। अपना विचार बनाए कि हमको डिग्री कॉलेज खोलना है। और डिग्री कॉलेज उस समय खोलना बहुत कठिन था, क्योंकि जमीन के मामले में 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती थी।
तो ऐसी हालत में कोई कभी कोशिश नहीं कर पाया। लेकिन हमको था कि हमको अपने क्षेत्र की सेवा करनी है, और फिर हम डिग्री कॉलेज खोलने के लिए हमने सोचा कि जो भी बचत हमारे पास है, जो भी संसाधन, रुपया पैसा जितना भी हमारे पास है, मैं तैयार हूँ खर्च करने के लिए। कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेकर जैसे भी हमको डिग्री कॉलेज खोलना है। और ये कठिन काम था, लेकिन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ। हाँ। क्या बातें करेंगे जब दोबारा प्रधानमंत्री आपके सामने होंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा जो विचार है, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होने पर जो कहना मैं चाहता हूँ या कहा होता, सबसे बड़ी बात कि वो बहुत बड़े महान कर्मयोगी है। गीता में जैसा कहा गया है, कर्मयोगी के लिए वो उस पर एकदम सटीक उतरते हैं। और एक बात और है, जो महान कर्मयोगी होता है उसकी सारा भी जो संकल्प भी नहीं लेना पड़ता, उसके सारे विचार पूर्ण होते हैं। भगवान जो है सारे विचार वो सोच लेगा, हमको ये करना, वो हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ जब विदेश से लौटे हैं और हमने जो जो सोचा वो हम करते चले गए, क्योंकि हम भी कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी का मतलब सीधा सा गीता में जो कर्मयोगी का मतलब है वो ये है कि दूसरों के लिए काम करना, अपने के लिए काम नहीं करना। सिर्फ सीधा सा कर्मों की परिभाषा यही है कि अपने लिए काम न करो, आए हो तो कर्ज उतारो, दूसरों के लिए काम करो। तो ये मेन कर्मयोगी की परिभाषा है। और वो हम तुरंत में यही प्रयास किए कि हम जितना हो सके दूसरों के लिए काम करें। उसका नतीजा हुआ कि जो जो हम चाहते गए होता गया। बीए खोला, फिर बीसीए खोला, लगातार हमने फिर बीएड किया, फिर एमए किया, फिर बीटीसी किया, लगातार डिपार्टमेंट हम खोलते गए। और सबसे बड़ा कॉलेज का लाभ ये हुआ कि यहाँ से निकल करके छात्र छात्राएं सहायक अध्यापक के रूप में उनको जॉब मिला। और एक अनुमान के अनुसार अभी तक आप समझिए कि हमारे कॉलेज से करीब 22,000 लोग लड़के परीक्षा उत्तीर्ण करके यही क्षेत्र में मौजूद हैं, और उसमें से 2,500-3,000 लोगों को जॉब मिल गया गवर्नमेंट में सहायक अध्यापक के रूप में, और प्राइवेट कंपनियों में। ये जो है, तो ये जो है हमको संतुष्टि है कि यहाँ से निकल करके लोगों को लाभ मिला। तो मोदी जी को जो है हम महान कहना चाहते हैं, और उनके लिए कोई भी विशेषण यूज किया जाए वो कम रहेगा। लेकिन एक शब्द में अगर कहना हो तो पूरे विश्व के नंबर 1 के नेता है, और उन हमारे मन में उनके लिए विशेषण बराबर दिमाग में आता रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो महान है, मोदी महान। जिस तरह एक समय अकबर को कहा जाता था अकबर द ग्रेट, यानी अकबर महान, उसी तरह मैं आज कहूँगा कि मोदी जी महान हैं, ही इज़ ग्रेट, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उसमें से एक काम मैं जरूर गिनाना चाहूँगा, पिछली सरकारों में विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं में बैंक का जो फंड होता था, वो अगर मान लीजिए 50,000 करोड़ अगर लाभ मिलने वाला है, तो बजट में कहा जाता था कि 30,000 करोड़ लाभ होगा, और एक्चुअल दिखाया जाता था 20,000। तो 20,000 करोड़ एक्चुअल दिखा करके बाकी 30,000 गबन कर लिया जाता था। और उसका गबन करने का तरीका भी था कि लोगों दूसरों को लोन दे दीजिए और उसको वाइब्रेट कर दीजिए कि वो अब नहीं मिलेगा, घोषित कर दीजिए। इस तरह से अभी मोदी जी का आंकड़ा आया है कि इनका बजट था 75,000 करोड़ बैंक और वित्तीय संस्थाओं का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली हुआ 85,000 करोड़ हुआ। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम 1 लाख करोड़ का हम जो है बजट बना रहे हैं कि ताकि वित्तीय संस्थाओं का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ हो जाए, और जबकि होगा इससे ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों से इस समय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। ईडी और छापा के माध्यम से भ्रष्टाचारियों से पैसा इकट्ठा किया है, और वो हम कह रहे हैं कि हम खोज रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देश में ज़रूरत है, शिक्षा के विकास की ज़रूरत है, और उसके बाद कुशलता। अगर हमारे जो नवयुवक हैं उनकी कुशलता में विकास हो तो उससे देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी से आप पहली बार मिले, और वाकई में प्रधानमंत्री से मिलना एक अलग अनुभव होता है। शिक्षा के प्रति आपको कैसा फीलिंग हुआ? शिक्षा ही जो है देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा के ही माध्यम से हम लोग विदेश में गए, और तमाम लोग भारत में जा करके, यहाँ तक कि अमेरिका
प्रशंसा करता है कि हमारे देश का जो विकास हुआ है वो हमारे भारतीयों के कारण हुआ है। वो इतने अच्छे अपने काम में इतने अच्छे होते हैं कि वो आकर के हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो इस शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। विदेश में मैं था तो वहाँ पर हमारे जो हमको अवसर मिला वो हमारी शिक्षा के आधार पर हुआ कि हमने BHU से गोल्ड मेडलिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऑल ओवर इंडिया 28वां रैंक प्राप्त किया था। उसी के आधार पर हमारी विदेश में नियुक्ति हुई। तो शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जब हम विदेश से लौटे हैं तो उसमें हमारे दिमाग में यही था कि जब हमको शिक्षा से हमको लाभ मिला तो यहाँ के नवयुवकों का और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको ऐसी शिक्षा मिले ताकि ये भी जो है देश के विकास में और अपनी जीविकापार्जन करने में जो है सक्षम हो। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और योद्धा के साथ अगली मुलाकात में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।